बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। हमने जो एक सिलसिला शुरू किया था केमिस्ट्री की प्रिपरेशन का, उसकी 2 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज हमारा फ़र्स्ट चैप्टर वही कंटिन्यू है अभी तक। और फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसका हमारा 3rd लेक्चर है ये। और इसमें हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन सब की डिटेल्स देखेंगे। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की कैलकुलेशंस देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस में हम नर्स्ट थ्योरी को देखेंगे पहले, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन को स्टडी करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को स्टडी करेंगे और एट द एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को जो है मैंने 3 to 4 बुक्स से कंबाइन करके और एक न्यू सीरीज़ कह लें कि डेवलप किया। वैसे तो बुक में कुछ बुक्स में जो है वो और एलिमेंट्स दिए हुए थे और कुछ में डिफरेंट, इनके सब बुक्स में जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंस था, तो उन सारे डिफरेंसेस को मैंने एक ही जगह पे सम अप कर दिया है ताकि कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करे तो उसे सारा मटेरियल एक ही जगह से मिल जाए, मेरी वीडियो से ही मिल जाए। और मैं नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए थे मैंने पहले ही, तो वो नोट्स भी आप ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब मटेरियल एक ही जगह पे प्रोवाइड किया हुआ होगा तो स्टूडेंट को इतना मुश्किल नहीं होगा कि वो सर्च करे पहले मटेरियल को, फिर उसको अरेंज करे और फिर जो है अपनी स्टडी करे। तो बहुत बेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और लर्न करें। मैंने कुछ निमोनिक्स बताए हैं तो उनके थ्रू जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी इंशाल्लाह। और किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी मेटल का एक पीस होता है उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जब उसे हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? मेटेलिक पार्ट और जो नॉन मेटेलिक पार्ट है सेल का उसमें कनेक्शन को डेवलप करना, ये इलेक्ट्रोड का पर्पज़ होता है। ठीक है, आगे डायग्राम बनाते हैं तो फिर वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। ऐसा होता है बेटा कि हम जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, पहले तो हमने मेटल का पीस ले लिया जो कि है इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड का हमने पोटेंशियल मालूम करना है। तो हम ऐसा करेंगे कि एक कंटेनर में उसी इलेक्ट्रोड के आयंस का सॉल्यूशन ले लेंगे। लेट्स सपोज कि हम जो है वो जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जिंक का एक रॉड ले रहे हैं या जिंक का एक पीस ले रहे हैं इस तरह से, और उसको जो है हमने डिप किया है कौन से सॉल्यूशन में? उसी के अपने आयंस के सॉल्यूशन में। अगर ये जिंक इलेक्ट्रोड है तो इसको हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसके अपने आयंस होंगे Zn2 पॉजिटिव और ये जो है इसके अपने आयंस का सॉल्यूशन है। इसमें जब डिप करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स की 2 तरह की टेंडेंसीज होती हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा अपने आयंस के सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। यही जो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की या गेन करने की, यही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। कैसे डिफाइन करेंगे? द टेंडेंसी of electrode to lose or gain electrons when dipped into solution of its own ions। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयंस के सॉल्यूशन में जब डिप किया जाता है तो उसके पास 2 तरह की टेंडेंसीज हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देते हैं। ये जो उनकी एबिलिटी है, ये टेंडेंसी है, ये नेचुरल होती है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा या गेन करेगा? इसका पता हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से चलेगा। उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है कि हम कंडीशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल सी बात है, उसी तरह मीन कि हम है तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशंस जो हैं कुछ फिक्स कर दिए हैं कि टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन है। ठीक है, और प्रेशर है 1 atm
और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो अगर 1 मोलर है, मीन के 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, 1 मोल पर लीटर, तो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस पे अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उस पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। वो जो पोटेंशियल है, 2 तरह के पोटेंशियल हो सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मीन कि कोई भी इलेक्ट्रोड उनमें से एक पॉसिबिलिटी शो कर सकता है। तो वो किस तरह से, एक तो हमने ये जिंक की एग्जाम्पल ले ली कि जिंक का हमने इलेक्ट्रोड लिया, उसको उसी के आइंस के सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है। और इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर की, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, उसको उसी के आइंस के सॉल्यूशन में डिप किया। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स टेंडेंसीज जो है इनकी डिफरेंट है। किस तरह से कि जिंक जो है, ये जिंक का रॉड है, उसको हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। होता क्या है कि जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड, इसकी ये टेंडेंसी होती है कि जिंक के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रोड से निकलना शुरू हो जाते हैं Zn2 पॉजिटिव आयन की शक्ल में, और अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ते जाते हैं और ख़ुद वो आयन्स जो हैं वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं। मतलब इस तरह का प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रोड से जिंक के आयन्स जो हैं वो निकलते हैं और Zn2 पॉजिटिव आयन्स में चेंज होते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं, और साथ में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर लीव कर देते हैं। मीन के जिंक जो है उसके एटम्स की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रोड का, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। दूसरे केस में हम देखें तो हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मीन के कॉपर के आयंस होंगे इसमें, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस होंगे, और इस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस होंगे। मीन के इलेक्ट्रोड को हमने उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या टेंडेंसी होती है कि जो कॉपर है, कॉपर की ये टेंडेंसी होती है कि कॉपर के आयंस जो कि सॉल्यूशन में मौजूद थे, कॉपर के आयंस जो कि सॉल्यूशन में मौजूद थे वो इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक करते हैं और न्यूट्रल कॉपर एटम में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड की फॉर्म में रिड्यूस होके इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो चिपकते जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि उनकी रिडक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है और जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हम कहते हैं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पे, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। अच्छा, फिर ऐसा होगा कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा। मीन के जिंक के इलेक्ट्रोड से एटम्स जो हैं वो निकल के सॉल्यूशन में आते रहेंगे और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेंगे, और पॉजिटिव यहाँ से वो जिंक के एटम्स निकल के जब आ रहे थे तो वो इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के आ रहे थे। तो इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आता जाएगा, नेगेटिव, और बाहर जो है Zn2 पॉजिटिव वाले आयंस यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जब सैचुरेशन हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा आयंस जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस वक्त इलेक्ट्रोड पे भी नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, क्योंकि आयंस जो है वो कहाँ से आ रहे थे, इलेक्ट्रोड से आ रहे थे। एटम्स थे पहले वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड के ऊपर, उन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े इलेक्ट्रोड के ऊपर और ख़ुद वो सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में जो है वो चले गए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और बाहर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ। तो वो जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप हो जाएगी, और मज़ीद जो है वो कोई फ़्लो नहीं होगा चार्जेस का। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे हम रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन इस तरह से लगा सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि इस केस में Cu2 पॉजिटिव आयंस जो हैं, जो सॉल्यूशन में मौजूद थे, वो सॉल्यूशन से निकल के इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा एक कॉपर आयन, और Cu में सॉलिड में चेंज होता जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी और वो इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, इसी के ऊपर जमा होते जाएंगे कॉपर के एटम्स न्यूट्रलाइज होके, यानी उनकी रिडक्शन होके। तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कॉपर के आयंस जाके इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को हम कौन से चार्ज से शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये इस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव साइन आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और बाहर जो है सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन मौजूद होंगे, SO4 2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ जमा होता जाएगा,
जब सैचुरेशन हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो अपोजिटली चार्ज आइंस जो हैं चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी। और इस वक्त मज़ीद जो है वो हमें ऐसा लगेगा कि कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे हम रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या होगा कि मज़ीद जो है वो कॉपर के एटम्स इलेक्ट्रोड को छोड़कर सॉल्यूशन में आयंस की शक्ल में आना बंद हो जाएंगे, और जिंक के एटम्स। और इस केस में क्या होगा कि कॉपर के आयंस सॉल्यूशन को छोड़ के इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे चार्जेस इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कि उन आयंस को जो है वो जगह ही नहीं मिलेगी वहाँ से जाने की। तो इसलिए ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और इस वक्त यहाँ पे ये जो चार्जेस की सेपरेशन हो गई है, इसी की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, बेसिकली पोटेंशियल क्यों डेवलप होता है, चार्जेस की सेपरेशन की वजह से। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस साइड पे कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ पे होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को स्टूडेंट्स हम ई के सिंबल से जो है वो शो करते हैं, और ऑक्सीडेशन के लिए हम OX लगा देंगे इधर, रिडक्शन के लिए RED लगा देंगे। और अगर हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया 298 केल्विन टेम्परेचर है, और प्रेशर हमारे पास 1 atm है, और कंसनट्रेशन 1 मोलर है अगर सॉल्यूशन की, तो उस वक्त अगर हम इनका पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस केस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और इस केस में हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और उसको शो करते हैं हम बिल्कुल सेम ऐसे ही शो करेंगे, बस डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, एक छोटा सा ज़ीरो लगा देंगे EOX, और यहाँ पे ज़ीरो या नॉट लगा देंगे, तो ये होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल, और ये होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल। अच्छा, एक और बात अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि चूंकि यहाँ से जिंक इलेक्ट्रोड से एटम्स जो हैं निकल के जिंक आयन की सूरत में सॉल्यूशन में जो है वो मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड का वेट कम होता जाएगा। तो एक और पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। और इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, कॉपर के आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन से जाके इलेक्ट्रोड के ऊपर रिड्यूस हो रहे हैं और वहीं पे जमा होते जा रहे हैं, वहीं पे चिपकते जा रहे हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रोड का वेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। हाँ जी, अब अगर हम पूरे सेल के पोटेंशियल की बात करें, पहले तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि एक इलेक्ट्रोड की, सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात की है कि अगर तो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर किसी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है तो उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। सेल किस तरह से डेवलप होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर्स में बताया था कि जब हम दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे जस्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अभी आगे इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो इधर जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और दूसरे होते हैं गैल्वानिक सेल्स। तो गैल्वानिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या डिफरेंस था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं, और जो गैल्वानिक सेल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जहाँ पे हमने जो अलग-अलग एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह डेवलप होता है, तो उसमें हमने एक तो जिंक इलेक्ट्रोड की एग्जांपल ली और एक कॉपर इलेक्ट्रोड की एग्जांपल ली। अब अगर हम इन दोनों हाफ सेल्स को, इस सेटअप को हम एक हाफ सेल कहते हैं और इसको दूसरा हाफ सेल कहते हैं, मीन कि एक जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और जिसमें रिडक्शन हो रही होती है उसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दें, पहले क्या हो रहा था, जस्ट वहीं पे जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा था,
मीन के सेपरेट चैम्बर्स में हो रहा था। अब अगर इन दोनों चैम्बर्स को या दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दें साल्ट ब्रिज के ज़रिए, तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में भी यहाँ पे कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। और अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है हम एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए कनेक्ट कर दें, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा दें यहाँ पे, या फिर हम ऐसा करें कि यहाँ पे कोई हम डिवाइस कनेक्ट कर दें, तो होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने जमा होना शुरू कर दिया था और जो है उनके पास कोई रास्ता नहीं था कहीं बाहर जाने का। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो गए थे, क्योंकि कॉपर के जो आयन थे सोल्यूशन में, उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लिए थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई थी। जैसे ही हम एक्सटर्नल सर्किट को जोड़ेंगे यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ से कम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे थे, जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थे। मीन के ये जो इलेक्ट्रोड्स थे, इनकी नेचुरल टेंडेंसी थी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। और इस सेल को हम कहते हैं गैल्वानिक सेल। मीन कि ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस हुए, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, और उनके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, मीन के करंट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। इस सेटअप को हम कहते हैं गैल्वानिक सेल, जिसको आगे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको हम शो करते हैं E0 OX से, ठीक है, और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको हम शो करते हैं E0 RED से, ठीक है। अब अगर हमने पूरे सेल का पोटेंशियल मेजर करना है, ये तो दो हाफ सेल्स थे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे तो EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन या पोटेंशियल ऑफ सेल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि राइट हैंड साइड पे जो हम जो राइट हैंड साइड पे हम सेल कनेक्ट करते हैं, जो हाफ सेल जो हम कनेक्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वहाँ पे हमेशा हमने रिडक्शन शो करवानी है। और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हम हाफ सेल बना रहे होते हैं, वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन शो करवाते हैं। फिर जो है इससे हमें आगे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अपनी आसानी के लिए जो हम इस तरह से डेवलप कर देते हैं, डायग्राम को इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ना दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नोट कर लेनी है। एक एनोड की डेफिनेशन, ठीक है, एनोड की डेफिनेशन और कैथोड की डेफिनेशन। वैसे तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमने कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा सा ब्रॉड करके देखना है। अब जो है आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन याद कर लेनी है कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये डेफिनेशन जब हम याद कर लेंगे तो फिर हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल में एनोड और कैथोड में कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। वैसे ऐसा होता है ना कि हम अगर वही पुरानी डेफिनेशन पे रहें, पॉजिटिव एनोड होता है और नेगेटिव कैथोड होता है, तो फिर जो है हमें गैल्वानिक सेल में आके थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और हम अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये दो डेफिनेशन आप लोगों ने हमेशा एनोड को इस तरह डिफ़ाइन करना है कि वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन होगी उसे कैथोड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आप लोगों ने ये याद रखना है कि IUPAC सिस्टम ने हमें ये बताया, IUPAC ये जो सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस सिस्टम ने हमें ये बात बताई है कि किसी भी सेल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मीन कि हमारे पास अगर सेल हाफ सेल जो है या एक इलेक्ट्रोड है, उसका जो हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, लेट्स सपोज कि वो 2 दिया हुआ है, वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वो -2 होगा, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब हम अगर ये देखें
कि यहाँ पे हमने देखा कि जो सेल का टोटल पोटेंशियल होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम सम अप कर लेते हैं, हमारे पास सेल का पोटेंशियल या सेल का ईएमएफ आ जाता है। लेकिन एक और बात यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों ने कि आईयूपीएसी सिस्टम जो है, आईयूपीएसी सिस्टम जो है, वहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है उनको ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को बनाया गया है और इलेक्ट्रोड्स का जो सारे पोटेंशियल्स वहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं वो रिडक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसीलिए जो है हम ऑक्सीडेशन को यहाँ से निकालेंगे और इसकी जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, जब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर लगा दें और फिर इसको रीअरेंज कर लें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। आईयूपीएसी की तरफ से हमें ये पता चल गया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो उसको अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो जस्ट माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, ये एनोड के लिए जो है हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमारे पास इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हम इसको, इस वाली टर्म को इस साइड पे और इसको जस्ट इनको रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल प्लस माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन को हम आगे भी यूज़ करेंगे सेल का ईएमएफ मालूम करने के लिए। तो इस इक्वेशन को जो है आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है अपने नोट्स में। ठीक है, इस तरह से जो है हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं ऑन द होल सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल क्यों होता है। तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोड की नेचुरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की। जैसे जिंक के केस में हम देखें तो जिंक की ये नेचुरल टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल आ रहा था वो था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि जिंक के जो एटम्स थे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे और Zn2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहे थे और साथ में क्या कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे। तो उस वक्त इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। अब अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, मीन के जिंक में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करवा दें, रिडक्शन करवा दें, तो पहले क्या था, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, फिर क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या मतलब है कि फिर जो है वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, मीन कि वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा बल्कि उसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे वैल्यू में नेगेटिव का साइन आएगा। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये हम देखें तो यहाँ पे दो तरह की जो है वो 2 तरीके हो सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के। ठीक है, एक तो पहले भी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कैलकुलेट करें। स्टैंडर्ड कंडीशन भी अब आप लोगों को याद हो गई होंगी। और दूसरा तरीका होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम करना। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर इक्वल होगा 298 केल्विन के, प्रेशर होगा 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन जो होगी इलेक्ट्रोलाइट की वो इक्वल होगी 1 मोलर। ठीक है, 1 मोल पर लीटर। और यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होंगी, टेम्परेचर जब इक्वल नहीं होगा 298 केल्विन के, और प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू 1 ATM, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट बी इक्वल टू 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है,
तो ये कंडीशन जो है ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कंडीशंस इस तरह से जो है वो वेरी करें। हो सकता है कि दो सेम हों और एक कंडीशन चेंज हो रही हो, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर वही हों जो स्टैंडर्ड वाले हैं, लेकिन कंसनट्रेशन हमारे पास 1 मोलर ना हो, तो फिर भी ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। मीन कि अगर कोई एक वैल्यू भी यहाँ से चेंज करते हैं तो फिर वो स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हो जाएंगी। अच्छा, इन कंडीशंस में हम किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। इसमें जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में हम दो तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं और उनसे जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। एक तो बहुत ही फेमस जो कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं एफएससी लेवल से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक रेफरेंस या एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसको हम किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाता है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ये भी हमारे पास एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसके ज़रिए हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम SHE या कैलोमेल इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम नर्स्ड इक्वेशन को यूज़ करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है इससे क्वेश्चन आ जाते होते हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और जो है इसके जो फाइनल इक्वेशन के जो भी फार्मूलाज वगैरह होंगे वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूँगी। जी, अब हम समझ लेते हैं कि नर्स्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 1889 में नर्स्ट ने डेवलप किया था या प्रपोज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, क्यों इस थ्योरी को बनाया गया था, इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न स्टूडेंट ये थी कि जैसे हमने गैल्वानिक सेल में पहले भी पढ़ा है कि गैल्वानिक सेल में 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाफ सेल होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जो राइट हैंड साइड पे हाफ सेल होता है वहाँ पे रिडक्शन हो रही है। राइट से रिडक्शन आप लोगों ने याद रखना है कि जो राइट हैंड साइड पे हम इलेक्ट्रोड लगा रहे होते हैं, जो भी सेटअप डेवलप कर रहे होते हैं, जो हाफ सेल बना रहे होते हैं, वहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होगी और रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होगी? ये चीज़ हमें बताई थी नर्स ने 1889 में। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इन 3 पॉसिबिलिटीज़ को हम देख लें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा या ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या रिड्यूस होगा, या वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे 2 टर्म्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी, एक सॉल्यूशन प्रेशर और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर स्टूडेंट्स क्या होता है, इसको हम सॉल्यूशन टेंशन भी कहते हैं। ये होती है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू चेंज इनटू इट्स आयंस। मीन के जो इलेक्ट्रोड है, जैसे जिंक के केस में हमने देखा कि हमने सॉल्यूशन लिया, या लेट्स सपोज कि जहाँ पे हमने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया है। ठीक है, अगर तो ये जिंक के एटम्स इलेक्ट्रोड के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लीव करके जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये एटम जहाँ से इलेक्ट्रोड से निकल के सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, अगर तो सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में न्यूट्रल एटम्स चेंज हो रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो इस टर्म को हम कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। मीन कि ये सॉल्यूशन जो है उस इलेक्ट्रोड से आयंस को खींच रहा है, निकाल रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ये टेंशन क्रिएट कर रहा है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। दूसरी टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल इसके उलट बात कर लें कि हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, किसी भी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, उसमें उसके इलेक्ट्रोड को लगाया, तो यहाँ पे एक ये टेंडेंसी डेवलप हुई कि उसके बिल्कुल उलट रिएक्शन हुआ जो यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे मेटल के जो एटम्स थे वो मेटल की सरफेस से निकल के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के सॉल्यूशन में आ रहे थे। अब इस केस में अगर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया तो क्या हुआ है कि कॉपर के जो आयंस हैं
वो सॉल्यूशन में से निकल के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पिक कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं और उसी के ऊपर डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। तो इस टेंडेंसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन के आयंस का सॉल्यूशन में से निकलकर इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाना, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाना, वहीं पे जमा हो जाना, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और उसका रिवर्स जो है वो सॉल्यूशन प्रेशर है। मीन के इलेक्ट्रोड में से एटम्स का निकलना, आयंस में चेंज होना और सॉल्यूशन में चले जाना, इसको सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये दोनों टर्म्स जब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो वो जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हमें नर्स ने बताई थी वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तो सॉल्यूशन प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेटल की सरफेस से एटम्स जो हैं वो मेटल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और सॉल्यूशन में आयंस की सूरत में चले जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सॉल्यूशन प्रेशर जो है वो लेस है देन ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर क्या होगा, फिर आयंस सॉल्यूशन में से निकलेंगे, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेंगे और न्यूट्रल एटम की फॉर्म में इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जब सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। और जब सॉल्यूशन प्रेशर कम होता है तो उस वक्त रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रोड में से जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोड की सरफेस पे छोड़ के आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन होगा उसमें चूंकि पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते जा रहे हैं तो इस वजह से सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, बिल्कुल उसके उलट होगा कि जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती जा रही है। और जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन वाले जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस थे वो तो वहीं पे रहे, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव आयंस जो थे वो इलेक्ट्रोड पे चले गए थे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस पहले इक्वल थे या उनके चार्जेस इक्वल थे, अब जो है वहाँ पे बैलेंस ख़त्म हो गया, तो इसलिए सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर हमने पहले भी देखा कि वहाँ पे ये प्रोसेस होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि वहाँ पे सैचुरेशन डेवलप हो जाए और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप हो जाए। और इस केस में भी सेम ऐसे ही होगा, मज़ीद जो है वो आयंस या एटम्स जो हैं वो माइग्रेट नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। उस वक्त जो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है, अगर तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन हो रही है तो वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, चार्जेस की सेपरेशन की वजह से वहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा उसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर सॉल्यूशन प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो उस वक्त क्या टेंडेंसी होती है कि जो एटम्स हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर से वो सरफेस के ऊपर अपने आयंस को लूज़ कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे और पॉजिटिव आयन की शक्ल में सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएंगे। थर्ड ये पॉइंट था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का फिनोमेना हो रहा होगा। फोर्थ ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा। सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और वहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि सॉल्यूशन प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो वहाँ पे क्या होगा, आयंस जो हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस वो सॉल्यूशन में से निकलेंगे, इलेक्ट्रोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे, मीन के वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाएंगे। वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आयंस ने वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करेंगे। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा और उस इक्विलिब्रियम पे जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा जो चार्जेस की सेपरेशन की वजह से डेवलप होगा उसे हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। अकॉर्डिंग टू नर्स थ्योरी जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में ये होगा
कि किसी किस्म की कोई आयंस की माइग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि वो वाला प्रेशर जो कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड पे लगा रहा है वहाँ से आयंस को निकालने के लिए, वो और दूसरा उसका जो अपोजिट प्रेशर है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो आयंस की किसी किस्म की कोई माइग्रेशन वहाँ पे नहीं होगी, किसी किस्म का चार्ज वहाँ पे डेवलप नहीं होगा और कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी वहाँ पे डेवलप नहीं होगा, और इसको हम नल पोटेंशियल भी कहते हैं। अच्छा, इनको अगर हम डायग्राम से शो करना चाहें तीनों पॉसिबिलिटीज़ को, तो ये वाला जब सॉल्यूशन प्रेशर इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, उस केस में हम इस तरह से शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और थर्ड केस में किसी किस्म का कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं होगी, ठीक है, इसको हम नल पोटेंशियल कहते हैं। हाँ जी, अब आगे हमने जो है नास्ट इक्वेशन करनी है, और नास्ट इक्वेशन क्या है ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो तरह की कंडीशंस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। एक होती हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस और दूसरी होती हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शी की मदद से या कैलेमल इलेक्ट्रोड की मदद से मेजर कर सकते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम हेल्प लेते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन से। अब नर्न्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन को हम देख लेते हैं कि नर्न्स्ट इक्वेशन बेसिकली है क्या। इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्क डन बाय सेल ये इक्वल होता है Q मल्टीप्लाई V। अब ये Q मल्टीप्लाई V के इक्वल कैसे होता है, Q को और V को हम देख लेते हैं सेपरेटली। Q क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे चार्ज है Q, और अगर हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें तो वहाँ पे Q क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। तो Q चार्ज को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस वक्त उनकी तादाद कितनी होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। और अगर हमारे पास उनके ऊपर चार्ज, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम चार्ज निकालना चाहें तो पहले हम ये देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था केमिस्ट्री में मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड में। जो मिल्कन थे उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये चार्ज हमें बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। फिर हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ अगर इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ जाएगा, यानी कि हमारे पास Q आ जाएगा। Q इज़ इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर पे, एवोगैड्रोस नंबर के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है 96500 कूलम्स, ठीक है। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने जो है एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। और इसको हम कैपिटल F से शो करते हैं, जिसे हम फेराड कहते हैं, क्योंकि फेराडे ने जो है ये हमें कैलकुलेशन बताई थी, तो उन्हीं के ऑनर में जो है इसको 1 फेराड कहा जाता है। तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो F की इक्वल होगा, अगर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो NF हम राइट करेंगे, तो Q हमारे पास आ जाएगा NF। अब V की बात करें, V यहाँ पे क्या है, V वोल्टेज है, यानी कि सेल के केस में हम कह देते हैं सेल का EMF, ठीक है। V क्या है, वोल्टेज है, यानी सेल का EMF। वर्क डन बाय द सेल का क्या मतलब है कि ये वोल्टेज और ये चार्ज, सेल जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है और चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सेल। मीन के सेल वर्क कर रहा है, किस तरह वर्क कर रहा है, क्यों क्या थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमने कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास आ गया NF, और फिर हमने देखा कि V क्या है, V वोल्टेज है, यानी कि EMF ऑफ सेल, तो ये हमने V की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, W इज़ इक्वल टू NF मल्टीप्लाई E सेल, यानी कि EMF ऑफ सेल।
अच्छा, उसके बाद एक और बात याद रखनी है कि जब भी कोई सिस्टम वर्क कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो माइनस डेल जी लगाएंगे, यानी कि इसकी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज़ होगी। अब डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, सॉरी, डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल जी। चेंज इन एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, एन एफ ई सेल या ई एम एफ ऑफ सेल। कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ये इक्वेशन राइट करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए आ जाएगी वैल्यू। अब आपने जो है यहाँ से इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 2। इनको जो है वो अच्छे से आपने याद रखना है, आगे इसको पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये दो इक्वेशन जो है हमने याद रखनी है और आगे हम थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन राइट करेंगे जिसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। इंशाल्लाह थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ये इक्वेशन है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी, ठीक है। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में अब हम ये दो वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ पुट करें ज़रा, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एन एफ ई सेल विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन के सी। कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को माइनस एन एफ के साथ। डिवाइड करने के बाद ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे एन एफ नहीं है तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा और एन एफ जो है यहाँ पे डिवाइड में रह जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही, होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये बात। इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ एल एन के सी। इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, आगे देखें तो अगर हम यहाँ पे इन 4 फैक्टर्स की वैल्यूज़ पुट कर दें इस इक्वेशन में, आर की वैल्यू 8.314 जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है जाउल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर 298 केल्विन। फेराडेज की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 96500, और नेचुरल लॉग की वैल्यू 2.303 लॉग बेस 10। ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ का जो आंसर निकलता है वो आ जाता है 0.059। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का ईएमएफ होगा, यहाँ से मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो नर्स्ट इक्वेशन है उसको यूज़ करके हम किसी भी सेल का ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाय एन, और आगे जो है लॉग 10 लॉग बेस 10 एंड के सी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है। इससे रिलेटेड जो है लास्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगी इंशाल्लाह। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हमारे 2 टॉपिक्स रह भी गए हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी, और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लेती हूँ और इस इक्वेशन की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसके एमसीक्यूज़ या न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सेपरेटली आप लोगों को करवाऊँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट जो है, ये 2 टॉपिक्स ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करती हूँ बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।